नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1857 की। एक ऐसा साल जब भारत में एक चिंगारी भड़की और उस चिंगारी ने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी सिर्फ एक बगावत की नहीं है, बल्कि इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। चलिए इस दिलचस्प कहानी को शुरू से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1 मार्च से। एक ऐसा मार्च जिसने देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में बगावत की आग फैला दी। तारीख थी 11 मई 1857। जगह दिल्ली का लाल किला। सुबह सुबह का वक्त था। मेरठ से आए बागी सिपाहियों का एक जत्था यमुना नदी पार करके लाल किले पहुंचता है। शहर अभी ठीक से जागा भी नहीं था, पर इतिहास एक बहुत बड़ी करवट ले रहा था। और देखिए, ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को यकीन नहीं हुआ। बस एक दिन पहले 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने अपने यूरोपियन अफसरों के खिलाफ बगावत शुरू की थी और अगले ही दिन सुबह होते होते वो दिल्ली पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। मतलब सिर्फ 24 घंटों के अंदर ये एक मामूली सैनिक बगावत से बढ़कर एक संगठित क्रांति बन चुकी थी, जिसका अब एक चेहरा भी था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? चलिए, अब क्या हुआ से आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हुआ। आखिर वो कौन सी वजह थी जिन्होंने इस आग को इतनी हवा दी? और ये सबसे बड़ा सवाल है ना? आखिर वो सिपाही जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करते थे, जिनकी एक तरह से जिंदगी सेट थी, उन्होंने एक अनजाने भविष्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर क्यों लगा दिया? देखिए, इसकी वजह दो तरफ से आ रही थी, जो बाद में जाकर एक हो गई। एक तरफ तो सिपाहियों की अपनी शिकायतें थीं। उन्हें डर था कि उन्हें जबरदस्ती ईसाई बना दिया जाएगा। फिर वो गाय और सुअर की चर्बी वाले नए कारतूसों की बात, कम तनख्वाह और रंगभेद तो था ही। दूसरी तरफ आम जनता भी परेशान थी। किसानों पर टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा था, जमींदारों से उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं और अंग्रेजी माल की वजह से हमारे कारीगरों का काम धंधा चौपट हो रहा था। तो ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, ये पूरे समाज का गुस्सा था जो फूट पड़ा। उस दौर में सिपाहियों के लिए एक बात कही जाती थी, वर्दी में किसान। और ये बात बहुत गहरी है। इसका मतलब था कि एक सिपाही भले ही वर्दी पहन ले, लेकिन उसकी जड़ें, उसकी चिंताएं, सब कुछ उसके गांव से, उसके समाज से जुड़ी हुई थी। तो जब गांव में किसान परेशान था, तो फौज में उसका भाई या बेटा भला चुप कैसे बैठ सकता था? इस बात का अंदाजा इस नंबर से लगाया जा सकता है, 14,000। 14,000 सिर्फ अवध के सिपाहियों ने इतनी याचिकाएं दायर की थीं, और ये सारी याचिकाएं अंग्रेजों के नए और बहुत सख्त लगान सिस्टम के खिलाफ थीं। मतलब ये साफ है कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां सिपाहियों के गुस्से की एक बहुत बड़ी वजह थीं। अब देखिए, जब बगावत की आग इतनी फैल गई, तो जाहिर है उसे नेताओं की जरूरत तो पड़नी ही थी। और ये नेतृत्व आया हमारे पारंपरिक समाज से, उन राजाओं और जमींदारों से जिन्हें अंग्रेजों ने किसी न किसी तरह से सताया था। इनमें से पहले बड़े नेता थे कानपुर के नाना साहिब। वो आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए बेटे थे। हुआ ये था कि अंग्रेजों ने उन्हें उनके पिता का खिताब और पेंशन दोनों देने से मना कर दिया था। ऊपर से उन्हें पूना में उनके घर से भी निकाल दिया गया। तो जाहिर है, जब कानपुर में बगावत की चिंगारी भड़की, तो नाना साहब बागियों के लिए एक नेचुरल लीडर बन गए। और अब आते हैं इस पूरे संग्राम की शायद सबसे जानी मानी शख्सियत पर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लॉर्ड डलहौजी एक पॉलिसी लेकर आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके मुताबिक अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है, तो उसका राज अंग्रेजों का हो जाएगा। इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करके झांसी को हड़प लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए बेटे को राजा मानने से साफ इनकार कर दिया गया। और मजे की बात यह है कि रानी ने शुरू में अंग्रेजों की मदद करने की भी पेशकश की, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई, तो वो सिपाहियों से जा मिली और फिर ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक बन गईं। बिहार में इस बगावत का झंडा उठाया जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने। वो 70 साल के थे, सोचिए। एक जमींदार जो लगभग दिवालिया हो चुके थे क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी सारी जायदाद छीन ली थी। इसलिए जब बागी सिपाही उनके इलाके में पहुंचे, तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन बगावत में शामिल हो गए। तो जब शुरुआत इतनी जबरदस्त थी,
इतने बड़े बड़े नेता थे, इतना जनसमर्थन था, तो फिर ये विद्रोह नाकाम कैसे हो गया? चलिए अब इसकी वजहों पर एक नज़र डालते हैं। शायद इसकी सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली वजह ये आंकड़ा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में जितने भी भारतीय सिपाही थे, उनमें से आधे से ज्यादा यानी 51% इस विद्रोह में शामिल ही नहीं हुए। वो अंग्रेजों के वफादार बने रहे और अपने ही देशवासियों के खिलाफ लड़े। ये विद्रोह के दब जाने की एक बहुत बड़ी वजह बना। हार की वजहें सिर्फ यही नहीं थीं, और भी थीं। पहली बात तो ये कि बागियों के पास हथियार पुराने थे। वो तलवारों और भालों से लड़ रहे थे और अंग्रेजों के पास थीं आधुनिक बंदूकें। दूसरी बात, आपस में कोई तालमेल नहीं था। कम्युनिकेशन का कोई तेज जरिया था नहीं, तो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। तीसरी और बहुत जरूरी बात, कई बड़े भारतीय राजा, व्यापारी और पढ़े लिखे लोग, इन सब ने अंग्रेजों का साथ दिया। और आखिर में लीडरशिप भी बटी हुई थी। कई नेता सिर्फ अपने राज्य या अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे, पूरे देश के लिए कोई एक सोच नहीं थी। तो अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिर में। विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो कभी नहीं मर सकती। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में उनके दुश्मन ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज ने क्या कहा था, सुनिए। उसने कहा, यहाँ वो औरत लेटी है जो बागियों में अकेला मर्द थी। ये एक दुश्मन के शब्द थे जो बागियों के हौसले और हिम्मत की गवाही दे रहे थे। इस विद्रोह के बड़े नेताओं का अंत बहुत दुखद रहा। बहादुर शाह जफर को पकड़कर बर्मा भेज दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते शहीद हो गईं। नाना साहेब किसी तरह नेपाल भागने में कामयाब रहे और तात्या टोपे को धोखे से पकड़वा दिया गया और फिर उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन 1857 के इस संग्राम को सिर्फ एक दुखद घटना कहना सही नहीं होगा। अपनी नाकामी के बावजूद इसने एक बहुत बड़े मकसद को पूरा किया। तो सवाल ये उठता है कि हम इसे कैसे याद रखें? क्या ये एक दुखद नाकामी थी या फिर एक आज़ाद मुल्क के सपने की वो पहली चिंगारी? हो सकता है ये विद्रोह उस वक्त कामयाब ना हुआ हो, लेकिन इसने आने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा का वो बीज बो दिया जिसने आखिरकार भारत को आज़ादी दिलाई।